कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। फिर 2021 में तो फिर पटवारी आया हुआ था, पिछला दिया था सर। हाँ सर, 2021 में सर मैं पटवारी एग्जाम दिया था। और पटवारी एग्जाम में क्या रिजल्ट रहा आपका? जो पहला एग्जाम होगा आई थिंक उस समय। हाँ सर, मेरा वो पहला एग्जाम था तैयारी के साथ। तैयारी के साथ। अच्छा, बच्चे कहीं जानना चाहते हैं कि भाई 4th ग्रेड का पेपर भी दिया था क्या आपने? और उसमें कितने नंबर आप क्वेश्चन सही हो रहे हैं? 120 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? सच कहूँ तो मतलब सेफ्टी का हर कोई ध्यान रखता है। और मैंने 4th ग्रेड का पेपर भी दिया है और मेरे अप्रोक्स 90 से 100 के आसपास इनके बीच में रेंज में सही हो रहे सर। 90-95 सही हो रहे हैं जी सर। तो 4th ग्रेड वालों सुन लो कि ये लोग आपकी सीट नहीं खाएंगे, जो 3700 बच्चे हैं। और 90-95 टॉपर के नंबर आ रहे हैं। जो टॉपर है पटवारी के, जिनकी अच्छी खासी रैंक है ग्रेड एग्जाम में 90-95 97 90 से 100 के बीच में। तो जो फाइनल जो कट ऑफ जाए 4th ग्रेड की, वो मुझे लगता है कि 75 से जो 80 क्वेश्चन जिसके राइट है। हाँ सर, सेफ है। सेफ है सर। मैराथन भी सर जब आप सिलेबस कर लेते हो सर, ये एक सब्जेक्ट की जो 12 घंटे की सर आपकी क्लासें आती थी, वो बहुत फायदेमंद रहती थी। मेरे साथ में उपस्थित है ऑल राजस्थान रैंक 40। दूसरे जो टॉपर्स हमारे साथ में उपस्थित हैं वो हैं कुणाल सिंह जी। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। इस कोटेशन को जीवंत करने वाले हमारे सामने दो प्रिय टॉपर्स उपस्थित हैं। आप में से ही दो विद्यार्थी जो डीवी करवाने आए और सीधा स्टूडियो पहुंच गए। सेमिनार का इंतजार किए बिना कि गुरुजी आपसे मिलना है। आज इनके इंटरव्यू से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा इनसे। मेरे साथ में उपस्थित है ऑल राजस्थान रैंक 40 अपने पृथ्वी सिंह जी, शिलोर गांव बालोतरा से। पहले इनका सम्मान करते हैं माल्यार्पण से। और दूसरे जो टॉपर्स हमारे साथ में उपस्थित हैं वो हैं कुणाल सिंह जी। कुणाल सिंह जी वाण गांव सिरोही से हैं और आपकी ऑल राजस्थान जो रैंक है वो 573 है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो पधारे। आप सभी का कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को कि भाई आपकी ये जो सफलता है इन विद्यार्थियों को मोटिवेट करेगी और आप इसी तरह उत्तरोत्तर जीवन में प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपकी इस जर्नी से बच्चों को लाभ मिले। मेरा पहला क्वेश्चन पृथ्वी सिंह जी से है कि आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की, कब से स्टार्ट की और कौन कौन से एग्जाम दिए और कौन कौन सी असफलताएं आपको मिली? पढ़ाई के लिए 2021 में सूरतगढ़ गया था सर, तैयारी करने के लिए। और वहीं से फिर 2021 में तो फिर पटवारी आया हुआ था, पिछला दिया था सर। हाँ सर, 2021 में सर मैं पटवारी एग्जाम दिया था। और पटवारी एग्जाम में क्या रिजल्ट रहा आपका? जो पहला एग्जाम होगा आई थिंक उस समय। हाँ सर, मेरा वो पहला एग्जाम था तैयारी के साथ। तैयारी के साथ में पहला एग्जाम दिया था और उसमें क्या रिजल्ट रहा आपका? सर उसमें हो नहीं पाया था फाइनल, 20 नंबर से रह गया था। देखो 20 नंबर के मार्जिन से ये रह गए थे। तैयारी थोड़ी सी कम रह गई थी। तैयारी तो की थी, कितने महीने की तैयारी की थी उस समय? वो 4-5 महीने की तैयारी थी। 4-5 महीने की तैयारी में भी अच्छा रिजल्ट रहा। और उस पटवारी रिजल्ट के बाद में कौन से एग्जाम दिया आपने? पटवारी के जस्ट उस समय सर RS प्री की वैकेंसी आई हुई थी 2021 वाली, वो दिया था सर, उसमें भी नहीं हो पाया था। तो प्री में भी असफल हो गए थे। और उसके बाद के एग्जाम्स का क्रम क्या रहा? सर उसके बाद मैंने फिर अच्छी तैयारी के साथ वीडियो दिया था 2022 में और उसमें सर थोड़ा 2 गुना हुआ था मेरा। अच्छा। उसमें सर फाइनल सिलेक्शन में मैं 2.5-3 नंबर से रह गया था। देखो बच्चों, क्या होता है कि देखो हम पृथ्वी सिंह जी से देखें तो इनका जो उदाहरण देखें आप, शुरू में ही जब ये तैयारी के लिए गए थे 4-5 महीने पढ़े तो पटवार की कट ऑफ उस समय आई थिंक 225 रही थी। तो आपके जो मार्क्स हैं वो 200 क्रॉस हुए थे। उसके बाद में इनका जैसे तैयारी का रिदम बना रहा, तैयारी छोड़ी नहीं। तो ग्राम विकास अधिकारी में फिर कितने मार्जिन से रहे थे आप? सर उसमें सर 2.5-3 नंबर से रह गया था। देखो बैक टू बैक साल भर की आई थिंक उस समय तैयारी हो गई थी। साल भर की तैयारी होते थे कि कैंडिडेट का इतना लेवल आ जाता है कि वो लगभग सफल होने वाले विद्यार्थियों की दौड़ में आने ही लगता है। उसके बाद कौन से एग्जाम दिए थे आपने? सर उसके बाद में मैंने प्री की तैयारी की थी। RS प्री दिया था सर। और उसमें क्या रिजल्ट रहा आपका? सर उसका प्री हो गया था, फाइनल मेंस भी दिया, पर मेंस में नहीं हो पाए। चलो पहले RS प्री था वो भी नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड वाला हो गया था। तो लगे रहो, आज नहीं तो कल हल निकलेगा, लगातार लगे रहो। और फिर उसके बाद में CET वगैरह के भी एग्जाम सर? हाँ CET के दिए थे, क्योंकि ये सर पटवारी और वीडियो के एग्जाम के लिए जरूरी था। ये पोस्ट है CET ग्रेजुएशन लेवल की थी। और अपनी तो इस दिए थे। अपनी इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो CET ग्रेजुएशन से लेकर अभी तक लगभग 1.5 साल निकल गया। तो बार CET भी पढ़ा, फिर पटवारी पोस्ट पॉइंट भी हुआ, फिर वापस से अगस्त में पेपर दिया। इस दौरान
आपकी जर्नी कैसी रही सक्सेस की, वो बता दीजिए कि भाई 0 लेवल से उस समय आपने फिर कैसे स्टार्ट किया पटवारी को। सर देखो तैयारी, ये जो पटवारी अभी 25 वाला एग्ज़ाम दिया, काफ़ी टाइम हो गया सर, 21 से तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी है। और तो सर ज़्यादा इसमें दिक्कत आई नहीं, 4-6 महीने की तैयारी थी ये अच्छी। इसमें सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया था, टेस्ट सीरीज भी दे दी थी, तो सर नंबर अच्छे आ रहे थे और इस बार लग रहा था सर हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज में भी नंबर आ रहे थे, सिलेबस आपने टाइमली कवर किया है और टाइम खूब मिला। स्टडी मोड जिसको कहते हैं कि बच्चा पढ़ता रहता है ना, वो टाइम कितना रहा इस बार पटवारी एग्जाम के लिए? इस पटवारी एग्ज़ाम के लिए सर मैंने तैयारी तो जून में मेंस था सर हमारे 2025 वाला, वो दिया। उसके बाद सर मुझे 2-2.5 महीने का समय मिल गया था, क्योंकि वैसे सिलेबस जो फैमिलियर था सब पढ़ा हुआ था, बस रिवीजन बाकी था। तो सर 2-2.5 महीने के रिवीजन में यह सर रैंक हासिल की। देखो आरएएस की इन्होंने जब तैयारी शुरू की थी तो सिलेबस लगभग सेम है, मिनी आरएएस पटवार को कहते हैं, तो एक तरह से लगभग इनके पढ़ा हुआ था, पीछे 2 साल से पढ़ते हुए आ रहे थे, 2-3 साल से वही शेड्यूल इनका रहा है। और फिर लास्ट में देखो बच्चों, स्टडी मोड जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट है कि आरएएस मेंस देकर के ये फ्री हो गए थे, तो फिर जून जुलाई अगस्त 2-2.5 महीने इन्होंने पूरा यूटिलाइज किया और फाइनली इनको ऑल राजस्थान रैंक 40 मिल गई। अब कुणाल जी से बात करते हैं। कुणाल जी, आपकी जर्नी बताइए कि आपने सबसे पहले 0 लेवल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कब की और एकेडमिक में आप कैसे क्या रहे और एकेडमिक कहाँ से की, क्या किया? नमस्कार, मैं राजस्थान के वाहन गांव जिला सिरोही का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मैं पढ़ने में होशियार रहा हूँ। 10th में मेरिटोरियस था, 12th में मेरिटोरियस था, ग्रेजुएशन भी मैंने महाराजा कॉलेज जयपुर से की है। उसके बाद मैं साइंस फील्ड में रहा। फिर उसके बाद कंपटीशन में आने का मेन ऐसा रहा कि फील्ड चेंज हो गया एकदम अचानक। उसके भी कारण थे कि जैसे कि एक अपना फैमिली के आसपास अपन लोगों को देखते हैं कि वो सरकारी सर्विस में लगने के बाद कितना काम आ सकते हैं समाज के लिए, तो वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता था। और उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड थे वो भी अभी अच्छी रेस्पेक्टेड पोस्ट पर लग चुके थे, तो मुझे एक मोटिवेट मिला कि चलो मैं भी ये तैयारी करता हूँ। तो अभी जुलाई 2024 में हमारे समाज का एक संस्थान बना, राजपुरोहित ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जयपुर। तो वहाँ के मेंटोर है, उन्होंने मुझे भी मौका दिया कि भाई आप आओ और तैयारी करो। तो फिर मैंने जुलाई 2024 से आरएस की स्टडी स्टार्ट की और उसको चालू करने में और मेंटरशिप अनुशासन के अंदर मैंने स्टडी की। दिन के लगभग 10 घंटे स्टडी करने के बाद आरएस प्री दिया और आरएस प्री मेरा निकला और इस बार मैंने आरएस मेंस भी दिया। हालांकि आरएस मेंस में मैं सफल नहीं हो पाया। फिर आरएस मेंस के बाद मैंने पटवार का पेपर दिया और अभी मेरी रैंक ऑल राजस्थान 573 है। और मैंने वीडियो का भी पेपर दिया है और जो मेरे पटवार में गलतियां हुई थी उनको सुधारते हुए वीडियो में मैंने आशा है कि मेरा रैंक और सुधरेगी। कंपटीशन की लाइन में पहला एग्जाम आपका कौन सा था और असफलताएं शुरुआती वो भी एक बार बच्चों के साथ आप डिस्कस कर दीजिए, ताकि बच्चों को पता लगे कि जो सफलता है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो पहला एग्जाम कौन सा दिया था, उसमें आपका कैसा रिजल्ट रहा था? शुरुआती जब से आपने तैयारी शुरू की थी उस समय के एग्जाम्स के बारे में बताएं। आपकी रैंक बड़ी अच्छी है और इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया है, तो अपने रिजल्ट के बारे में जाने उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊं कि सफलता एकदम से नहीं मिली। आपने इस दौरान सीईटी के बाद में कौन कौन से एग्जाम दिए और कहाँ असफलता मिली? सर जैसा कि राजस्थान में रहता है कि अब प्री की कोई भी जैसे पटवार है, वीडियो है और अदर कोई भी पेपर है तो उनके लिए अब सीईटी लगने लगी है, सीईटी 12th लेवल के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो जैसे कि मैं बताया कि आरएस प्री की तैयारी कर रहा था मैं, तो उसी दौरान मैंने सीईटी की प्रिपरेशन की और सीईटी ग्रेजुएशन और 12th दोनों पास हुई। उसके बाद मैंने पशु परिचर का पेपर दिया था और मेरा पेपर काफ़ी ठीक गया था। बाकी नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरा डीवी नहीं हो पाया था। उसके बाद ये मेरा आरएस प्री ही लगा था और उसके बाद अभी मैंने पटवार का दिया और वीडियो का दिया है सर। पहली सरकारी नौकरी और लास्ट 1-1.5 साल का जो सफ़र है सीईटी के बाद का, ये काफ़ी आपका उतार चढ़ाव भरा रहा और फाइनली आप सक्सेस हो गए। पृथ्वी सिंह जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप जब प्रिपरेशन करते थे उस दौरान का आपका शेड्यूल कैसा रहता था, वो एक बार बता दीजिए। लाइब्रेरी या फिर सेल्फ घर पे बैठ करके सेल्फ किताबों से खुद से पढ़ना और नोट्स वगैरह कैसे बनाना, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सर पढ़ने के लिए तो सर लाइब्रेरी जाते थे। लाइब्रेरी जाते हाँ थे? सर, बढ़िया। कितने घंटे बैठते थे? सर
घंटे का सर कोई फिक्स नहीं है, अमूमन ऑन एन एवरेज सर मेरा वो शेड्यूल रहता था कि मेरे को इस दिन ये टारगेट कंप्लीट करना है। हर दिन का टारगेट या हर हफ्ते का मैं टारगेट लेके चलता था सर कि ये टारगेट मुझे इस हफ्ते कवर करना है, और कुछ छूट जाए तो फिर वो अगले हफ्ते उसमें ऐड करना है। टारगेट अचीव करने में कितने प्रतिशत आप सफल होते थे कि भाई सप्ताह भर के अंदर इतना पढ़ना है मुझे, उसमें आप कितने सफल रहते थे? कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई शेड्यूल बना लेते हैं लेकिन वो टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं। टारगेट तो 100% नहीं हो पाता था, पर एवरेज 80% 90% तक हो जाता था। तो देखो बच्चों, जो आप देख करते हो अपना जो टारगेट लेके चलते हो कि पूरे सप्ताह भर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कई बच्चे हैं वो आधा भी नहीं पढ़ पाते, कई 25% भी नहीं पढ़ पाते, और कई तो खाली शेड्यूल बना के रख देते हैं, पढ़ते नहीं है। वो बातें होती हैं। तो टॉपर्स की बात एक जान लो कि जो कहते हैं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ, वो बात अगर है आपके अंदर तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। वरना बेटा और भी बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं और वो टॉपर्स बन जाते हैं। होप्स हो कि नेक्स्ट नंबर आपका है, आप भी टॉपर बने। तो इसको मोटिवेशन के तौर पर लेना है। और नोट्स वगैरह बनाते थे या फिर अध्ययन सामग्री जो आपके पास रहती थी उसी के अंदर आप हाईलाइट करके रखते थे? सर नोट्स का तो इतना नहीं था, पर जो मैं बुक्स पढ़ता था सर उसी में से हाईलाइट करता रहता था। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, जो लगती थी कि हाँ ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ये रिमेंबर नहीं रहेगी, उसके लिए हाईलाइट कर लेता था और वापस उसको सर हफ्ते या 10 दिन बाद मैं रिवाइज करता रहता था सर। लास्ट टाइम में कैसे मेमोराइज करते भाई? जब 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, तो उस समय रिवीजन वगैरह आपका जो अध्ययन सामग्री इतनी बड़ी है, इतने सारे सब्जेक्ट है, उसको एक साथ कैसे पढ़ पाते थे? कैसे रिवीजन कैसे करते थे? सर सब्जेक्ट तो सारे थे सर, सब्जेक्ट के लिए सारे वापस बुक तो नहीं संभाल सकते, लेकिन इसके लिए सर सिलेबस अगर हो जाता है ना तो आप उसके लिए आप मैराथन देख सकते हो। अगर आपके 10-15 दिन का टाइम है सर। मेरी मैराथन बिल्कुल सर, वो बहुत काम आई थी मेरे लिए। हिस्ट्री की होगी, ज्योग्राफी होगी सर, क्या है वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हुई होती ना वो रिकॉल हो जाती है वापस। बहुत बढ़िया। बाकी पूरे साल जम के पढ़ते रहो। बाकी लास्ट टाइम में तो अपन रिवीजन बढ़िया वाला करवा ही देते हैं, तगड़ा वाला। अच्छा, लाइब्रेरी में आप पढ़ते थे रोज के, ठीक है, ऑन एन एवरेज 8-10 घंटे निकल जाते। लास्ट के 2-3 महीने हो, उस समय इतना तो करना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात ये बताइए, महीने भर के अंदर कोई विद्यार्थी होता है, जैसे कई बच्चे 10-15 दिन ही पढ़ पाते हैं, तो कोई ज्यादा पढ़े कोई कम पढ़े, तो 1 महीने के अंदर छुट्टी कितनी लेते थे पढ़ाई नहीं से? सर, पढ़ाई सर जहाँ अगर वहाँ स्टडी टेबल पर हैं वहाँ सर तो छुट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं है, बस कंटिन्यूटी है वो जरूरी रहती थी। इसमें छुट्टी का कोई सर चांस ही नहीं, उसके साथ बिल्कुल नहीं। समझो रोजाना का जो है कि भाई इतना पढ़ना है, पढ़ना तो पढ़ना ही है सर, बिल्कुल सर, नो ऑप्शन। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आपका ये शेड्यूल रहता था। कुणाल जी, आप बताइए, आपकी इस जर्नी के दौरान आप कहाँ, जयपुर से आपने तैयारी की थी? अपन जो समाज का जो अध्ययन की जो व्यवस्था अच्छी की हुई है, हॉस्टल अच्छा है, जहाँ रहकर इन्होंने तैयारी की, तो लाइब्रेरी या जो रूम पे रह के? सर हमारे हॉस्टल में लाइब्रेरी की सुविधा है और काफ़ी अच्छा माहौल है, वहाँ का अनुशासित माहौल है। हमारा शेड्यूल फिक्स्ड है। हम मतलब रेगुलर डेली 10 घंटे स्टडी करते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग होती है और ऐसी चीज़ है कि मेंटरशिप होती रहती है हम लोगों की। कोई ना कोई व्यक्ति आते रहते हैं और हमको मतलब मोटिवेट करके जाते हैं। और वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि भाई आप डीमोटिवेट होने से कैसे बचे। तो मतलब कुछ फैक्ट्स बताते हैं, जैसे कि भाई आपकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें क्या है कि हर महीने 15 दिन या फिर 7 दिन में कोई आके आपको बता के जाता है ना, तो वो इंस्टेंट आपको एक मोटिवेशन मिलता है। और आप क्या रहता है कि लोगों का रिदम खो जाता है, पढ़ते पढ़ते 7 दिन हो जाते हैं, फिर वो छोड़ देता है पढ़ाई, फिर वो थोड़ा सा जी भागता है कि भाई मूवी देख लेते हैं एक दिन, आज तो संडे है। पर वो जब नई चीज़ें मिलती है ना तो वो वापस एकदम फ्रेश हो जाता है माइंड और वापस पढ़ाई होती है। और मुझे लगता है कि भाई धीरे 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 आप रेगुलर अगर पढ़ते हो ना तो ज़रूर सफलता मिलती है। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि आने वाले पेपरों में मैं वापस अच्छा रिजल्ट दे पाऊँ। अच्छा, ये तो देखो समाज की तरफ से हर एक समाज के अच्छे अच्छे हॉस्टल्स बने हुए, तो आप निश्चित रूप से प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए अच्छी व्यवस्था की हुई थी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम के दौरान बच्चे बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई होगा या नहीं होगा, सवाल आते रहते हैं, पढ़ते बहुत हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मोटिवेट कैसे किया खुद को, ये थोड़ा बताइए। सर मेरे लिए तो मोटिवेशन मेरी सर असफलता ही थी। हाँ। वो बार बार मुझे याद दिलाती थी कि अभी तक तूने कुछ हासिल किया नहीं है। तो सर उसी वो असफलताओं ने मुझे लगाए रखा कि बस अब नहीं तो इस बार तो जरूर होगा। बहुत बढ़िया बात। जब उसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
आज ये सफल हैं इसलिए यहाँ खड़े हैं, वरना कौन पृथ्वी कौन कुणाल मैं नहीं जान पाता, या इनके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी उनको जो आज इतनी इज्जत दे रहे हैं कि भाई तो पटवारी बन गया, कोई पूछता नहीं। बन गए इसलिए वैल्यू बन जाती है, तो अपनी वैल्यू बनाने के लिए पढ़ना है, राइट। ये अपना वजूद अपना अस्तित्व वो बार बार ट्रिगर करता है आपको, यार लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए रोजाना पढ़ना है ना, आलस नहीं करना है। तो ये बहुत बढ़िया कि भाई अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एक प्रश्न ये कि जब आप पढ़ते हो उस दौरान जो आपके टेस्ट वगैरह है वो कब लगाएं, सिलेबस कब कितना मतलब एग्जाम डेट को देखते हुए कैसे क्या कवर करें, और एक दिन में कितने क्या सब्जेक्ट पढ़ें? सर जैसा मैं अपना निजी बताऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन सा पेपर दे रहे हो उसका सिलेबस क्या है। तो हमको भी ऐसा बताया गया कि भाई स्टार्टिंग में था तो मुझे नॉलेज नहीं था कि भाई एक्चुअल में राजस्थान के पेपर में कैसे कवर करना है, क्या सिलेबस पढ़ना है। तो क्या अपन अदर बहुत सारी किताबें ले आए, उनको पढ़ने लगे, ये भी पढ़ रहे हमारे पास मतलब कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होती कि भाई यहाँ पढ़ने से अपन को यहाँ बेनिफिट रहेगा। फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें छट गई और मेरे पास एक स्पेसिफिक हो गया है कि भाई ये कंटेंट पढ़ेंगे और जरूर इसमें से जरूर पेपर मिलेगा ही मिलेगा आपको। वैसे किताबें कोई बुरी नहीं होती, कंटेंट कोई बुरा नहीं होता, एक कंटेंट पे फोकस रखो। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अब बताओ कौन कौन सी किताबें पढ़ी, तो भाई जो आपके पास कंटेंट होता है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है, ज्यादा सामग्री इकट्ठे करनी चाहिए या कम, वो बताओ थोड़ा सा। सर एकदम लिमिटेड रखना चाहिए अपन को, और जैसा कि उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। अगर आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो तो कुछ गलतियां रहती है, कुछ ऐसे फैक्ट्स रहते हैं जो आपको एग्जाम टाइम में याद नहीं रहते, तो वो बार बार रिपीटेशन से अपन को याद हो जाते हैं, वो एकदम कंटेस्ट हो जाते हैं, और वो चीज मेरे को बहुत फायदे करती है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चे कहीं जानना चाहते हैं कि भाई 4th ग्रेड का पेपर भी दिया था क्या आपने, और उसमें कितने नंबर आप क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 120 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? सच कहूँ तो मतलब सेफ्टी का हर कोई ध्यान रखता है। और मैंने 4th ग्रेड का पेपर भी दिया है, और मेरे अप्रोक्स 90 से 100 के आसपास इनके बीच में रेंज में सही हो रहे हैं सर। 90-95 सही हो रहे हैं जी सर। तो 4th ग्रेड वालों सुन लो कि ये लोग आपकी सीट नहीं खाएंगे जो 3700 बच्चे हैं, और 90-95 टॉपर के नंबर आ रहे हैं, जो टॉपर है पटवारी के, जिनकी अच्छी खासी रैंक है। अच्छा, मैं पृथ्वी से भी पूछ लेता हूँ, भाई पृथ्वी आपकी जो 4th ग्रेड आपने भी दिया था? हाँ सर, बिल्कुल सर। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं बच्चों को बताओ? सर 97 बैठ रहे हैं उसमें सर। 97, 95, 90 ये टॉपर के नंबर हैं, और सीटें वहां पर 55,000, पद और बढ़ जाएंगे। टेंशन करते हो सर कट ऑफ बढ़ जाएगी, कट ऑफ बढ़ जाएगी। अगर मैं कहूं 60,000 बच्चे लेने हैं इनको, और इस हिसाब से जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ पढ़ने के बावजूद पटवारी 4th ग्रेड एग्जाम में 90, 95, 97, 90 से 100 के बीच में, तो जो फाइनल जो कट ऑफ जाए 4th ग्रेड की, वो मुझे लगता है कि 75 से जो 80 क्वेश्चन जिसके राइट है, हाँ सर, सेफ है, सेफ है, जिसमें नंबर आते हैं आपके 115, 120, 125, 130, ये बच्चे सेफ हैं, तो फालतू में टेंशन नहीं करनी है। और जब टॉपर्स के इतने नंबर आ रहे हैं चतुर्थ श्रेणी में, तो आपकी भी नौकरी लगेगी, बड़ी संख्या में लगेगी। बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को। ऑनलाइन ही कह देता हूं कि आपको भी जल्द सफलता मिलने वाली है। में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी खुशी जो इनको होती है सफल होने के बाद, वो होते हैं माता पिता, है ना। उसके बाद आपके गुरुजन वगैरह, और बाकी तो सब दुनिया वाले जलते हैं, और जलने वाले जलते रहेंगे। आप लोग लेकिन लगातार मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं, ये प्रकृति का उसूल है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके पेरेंट्स, भाई बहन, उनका क्या योगदान रहा, एक बार उनको भी ये सफलता समर्पित कर दीजिए। सर वो पेरेंट्स तो सर सपोर्टिव ही है, वो हमेशा जब फ़ोन करता हूँ तो कहते ही रहते हैं कि तू बस तैयारी करता रहे, लगा रहे, और कुछ न हुआ तो भी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ तो पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है, और करते भी हैं पेरेंट्स के भी, कोई और भी तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, आप नौकरी नहीं लगे तो कोई काम धंधा भी तो होता है ना, हाँ, उससे भी अपनी आजीविका चला सकते हो, और इवन सरकारी नौकरी से बढ़िया पैसा कमा सकते हो, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें। तो पृथ्वी सिंह जी और कुणाल जी के साथ, दोनों के साथ भी ऐसा ही है कि ये टारगेट ही लेके चले कि भाई जिंदगी में कुछ नहीं तो कुछ और ही सही, तो वो चीज़ें थी। तो इसके साथ एग्जाम हॉल में जो है बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, और जैसे ही एग्जाम पास में आते हैं, सर टेंशन बहुत हो रही है, नींद नहीं आती, आधे दिन तो खूब नींद आती है, परीक्षा के दिनों में नींद नहीं आती है। तो एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है, एग्जाम से 7 दिन पहले का जो है कैसे मैनेज किया,
सर एग्जाम हॉल के लिए प्रेशर, वो तो सर उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, टेस्ट दिए हुए थे तो कोई क्योंकि टेंशन नहीं? बहुत जब से तैयारी शुरू की है ना, तब से टेस्ट सीरीज तो कंटिन्यू रही है। जब भी जो कोई भी वैकेंसी है तो उसकी अगर तैयारी कर रहा हूँ तो टेस्ट सीरीज तो जो हफ्ते या 15 दिन के होता था वो ज्वाइन ही रहती थी। और टेस्ट सीरीज सर ये फ़ायदा रहता था, जो मैं पढ़ रहा हूँ हफ्ते दर हफ्ते या महीने में जो मैंने पढ़ा है सर, वो मेरा सेल्फ इवेल्यूशन हो जाता था बहुत कि बढ़िया। मैं जो पढ़ा है उसमें भी मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। पटवारी के लिए कितने क्या टेस्ट दे दिए? सिलेबस पूरा होने के बाद में दिए या नहीं बाद? नहीं सर, सिलेबस तो कभी होता ही नहीं है कंप्लीट। तो जैसे जैसे सिलेबस हो गया, जैसे जैसे सिलेबस सेक्शनल होता टेस्ट जाता जारी है रहे। और शेड्यूल वाइज जो टेस्ट होते थे वो शेड्यूल नहीं फॉलो करो तो भी चल जाता है, पर जो आप पढ़ के जाओ ना उसमें से आपके गलत नहीं होने चाहिए, बस ये आप ध्यान रखो थोड़ा। ऑनलाइन बच्चे अगर कोई टेस्ट प्रैक्टिस करे तो घर पे OMR से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर कर सकते हैं। माइंड मैप के टेस्ट भी दिए थे आपने? हाँ सर, फिर उसके एक ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये फर्क आ जाता है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो पाते, वो एग्जाम हॉल का वो सर माहौल नहीं बन पाता है। OMR से टेस्ट लगा हाँ, सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर। ऑफलाइन के अलावा सर आपने जो टेलीग्राम पे कुछ टेस्ट मिल जाते हैं लास्ट पटवारी के टाइम लिए, में लास्ट अपने टाइम कुछ में टेस्ट शेयर किए थे। जो कंप्लीट सिलेबस के होते हैं अच्छा। सर, वो भी दिए थे, वो भी ट्राई किए थे। OMR शीट मिल जाती हैं और 3 घंटे का टाइमर लगा के वो सेल्फ बहुत बढ़िया। अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कि हाँ। कुणाल जी, जो है टेस्ट पेपर का कैसा क्या शेड्यूल रहता था, और जहां आप रहते थे हॉस्टल की सुविधा थी तो वहां पर रेगुलर टेस्ट होते थे? सर हर संडे को हमारे वहाँ टेस्ट होता था 3 घंटे का, बाकायदा OMR फिल करवाई जाती थी और प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट होता था हमारे। और टेस्ट होने के बाद उसका रिजल्ट भी जारी करके हम लोगों को वापस उसका एनालिसिस भी किया जाता था कि भाई मैंने ये पढ़ा है टॉपिक और इस टॉपिक में से मेरे ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो हाँ, और उसका जब आंसर की होती है ना तो हम लोगों आंसर की भी वो चेक करते थे कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें ये तो क्वेश्चन पूछा है, बाकी इन ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन आ रखा था। तो ये चीज़ है ना, जब पेपर हार्ड आता है अपन बोलते हैं कि पेपर हार्ड आया, तो उस समय अपन ये ऑप्शन भी पढ़ा रखा होता है तो ये हमारे काम आ जाता है। तो मैंने रेगुलर टेस्ट दिया है और मेरा मानना है कि भाई टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत ज़्यादा काम आता है वो। बहुत बढ़िया। ये होता है ना कि भाई अपना मूल्यांकन करने के लिए तो आपको जहाँ से जैसे टेस्ट मिले, जितने टेस्ट मिले ले आइए और प्रिंट निकलवाओ, जैसा हो। ऑनलाइन भी दे रहे हो तो OMR ला के दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सिलेबस पूरा होने के बाद टेस्ट यूजफुल रहता है, उसके बिना तो फिर आएगा ही नहीं, तो लिखोगे क्या? इसलिए सिलेबस पूरा करो और साथ साथ में जो टॉपिक पूरे हो रहे हैं उसके टेस्ट लगाओ, राइट। एक एग्जाम हॉल के अंदर 3 घंटे जब बच्चा बैठता है वो पूरे साल की 300 दिन को झोंक देता है। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करते थे? पूरे जो पटवार के 150 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए या कोई भी एग्जाम बच्चा दे रहा है तो वो कैसे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करे? सर वो बताइए। पेपर तो सर पेपर तो अटेंड करने का सर वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो टेस्ट सीरीज थी ना सर, बार बार नेट प्रैक्टिस से ये भी होता है। तो बिल्कुल सर, टेस्ट प्रैक्टिस किए हुए हैं, हाँ। एग्जाम हॉल में कोई डर नहीं है, कोई बिल्कुल। टेंशन नहीं है, ये रहता है। जो एग्ज़ाम अगर कॉस्ट पेपर है तो टफ या इजी या उसका तो वो सर जब आप पेपर देते हो देखते हो तो आपको पता चल जाता है। बस ठीक है वो एक्यूरेसी और वो सर टेस्ट सीरीज से आ जाती है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इस तरह से हमेशा रहता है। पटवारी में कितने मार्क्स आए ये एक? सर मेरे पटवारी में सर 266 266 मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 269 थे। 269 थे, 269 से 3 नंबर घट करके 266 नंबर हो गए। लेकिन कहते हैं कि मतलब जो ऑल राजस्थान रैंक 1 273 से 4 नंबर कम थे आपके, और फिर नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़े 3 नंबर और कम हो गए। तो एक तरह से ऑल राजस्थान रैंक 1 और रैंक 50 में आने के 50 में फासला इतना ही है, 6-7 नंबर का। हालांकि लास्ट में पॉइंट पे फासला होता है कि भाई हर एक पॉइंट पे हजारों बच्चे होते हैं, लेकिन शुरुआती जो टॉपर होते हैं उनमें थोड़ा सा फासला ज़्यादा होता है। ये इस प्रकार से आपके कितने मार्क्स रहे थे कुणाल जी पटवारी के एग्जाम के अंदर? सर विदाउट नॉर्मलाइजेशन मेरे 256 थे और 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन में कट के अभी 253 है, 253। 253। देखो 500-1000 बच्चों के बीच में 10 नंबर के अंदर अंदर 1000 बच्चे निवड़ जाते हैं, तो बच्चों कंपटीशन बड़ा टफ होता है और उसके लायक अपने आप को बनाने के लिए लगातार प्रयास करना है, सिलेबस कवर करना है। सिलेबस 100% की ओर नहीं जाना। चलो टॉपर्स की जुबानी बता देते, कितना सिलेबस कवर किया था आपने? सर एक्चुअल में ये तो है कि सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। जब आप पढ़ते हो, रेगुलर टेस्ट देते हो तो लगता रहता है। बाकी मेनली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं और जो मैराथन वगैरह लगती है तो उसमें अपन जितना पढ़ रखे ना पूरा रिवाइज हो जाता है। तो मैं मेनली ये करता था कि जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करता था।
गणित कैसी रही? आप एमएससी से सर रहे? मैं एक्चुअल में साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैथ भी अच्छी थी, तो मेरी मैथ काफ़ी फायदे में रही। थोड़ा जीके मेरे ऐसे डाउन है तो उसकी बहुत बढ़िया, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी पहली नौकरी की। ये आप दोनों की पहली नौकरी रही। यस और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपके चेहरे पे और जो मुस्कान है, जो चमक है, वो रिजल्ट के साथ देखने लायक है, देखते ही बनती है। और ऐसी मुस्कान, ऐसी चमक आपके चेहरे पर भी हो। एक अंतिम प्रश्न मेरा आप सभी से, एक मोटिवेशन लाइन या एक ऐसा एक आचरण, एक ऐसा जो है ना, कहते हैं ना खुद का सिद्धांत कि सर ये हमने पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में पिछले 3-4 साल से फॉलो कर रखा था, वो बात आपकी कौन सी है जो आपके माइंड में आ रही है कि सर इसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया था कि ये होगा तो ही सफलता होगी? वो लाइन कौन सी है, बता दीजिए। सर मोटिवेशन के लिए तो सर त्याग, मेरे लिए तो वही था, समर्पण, त्याग, डेडिकेशन, बस वही था। घर नहीं जानो। नहीं सर, दौड़ना घर तो सर क्या है कि जब काफ़ी टाइम हो जाता तो वो घर वाले बुला लेते कि आजा काफ़ी टाइम हो गया है, पर कोई बिना बात के सर ऐसे कि आज कुछ नहीं है, फ्री बैठे हैं तो घर चले, वैकेंसी नहीं है तो घर चले जाते हैं, वो वैसा नहीं था। और सोशल मीडिया वगैरह सर दूर ही रहा, उसमें कोई इतना इंटरेस्ट लिया नहीं। और सर बिना त्याग तो सफलता नहीं है। तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में रील नहीं आवे सर, जो बच्चा नहीं सर। स्क्रॉल करता रहे, टाइम बीत नहीं, जावे, ये नहीं। आज की यूथ की जनरेशन की बड़ी भयंकर आदत पड़ी हुई है जो कि खराब है। इसमें कितना टाइम वेस्ट होता था आपका? बहुत बहुत, वो क्या है कि सर एक बार शुरू हो जाए तो फिर ख़त्म ही नहीं होती आपकी है। तो ऐसी कोई आदत नहीं थी ना? नहीं, ऐसी कोई आदत नहीं थी सर। और कहीं एग्ज़ाम के दौरान सर कहीं कोई दोस्त या फ्रेंड कहीं शादी हो गई तो सर वो भी बहुत मिस किए। अभी वो टॉन्ट मारते तो आप तो आए थे ना सर, बोलना पड़ता हाँ मैं नहीं आया, मुझे पता है। तो कोई नहीं। अब जरूर ज्वाइन किसी की होगी तो ज्वाइन करेंगे सर उनको। शादियां अटेंड करनी है खूब सारी, सिलेक्शन हो गया तो प्रिपरेशन के दौरान दोस्त नाराज होगा चलेगा, लेकिन लास्ट टाइम में जब आप सेलेक्ट हो गए तो वही दुनिया को दिखता है, वही आपकी वैल्यू बनाएगा। यही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कुणाल जी। तो अपना ऐसे कोई मोटिवेशन लाइन जो आपको बड़ा मोटिवेट करती हो, ऐसा कोई कोटेशन? जैसा कि सर आप ही कहते हो कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। मरिया को नहीं स्वर्ग मिले, खुद ने मरना पड़े। हाँ सर, तो बहुत मतलब बढ़िया। यही है कि बिना सफलता चाहिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश में भी बोलते हैं कि हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट। आदमी चाहे कितना ही टैलेंटेड हो, अगर कठिन मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति है ना तो वो जरूर सफल होता है। तो बस यही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो सफलता जरूर मिलेगी। और मैं आपको सबको यही करना चाहूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करें और आपको जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद। तो ये जो विद्यार्थी उस तरफ बैठे हैं और एक विद्यार्थी वर्ग जो मेरे साथ अभी 2 बंदे खड़े हैं, ये कल तक वहीं थे, कैमरे के सामने थे, मैराथन्स देखते थे, किसी न किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए, बस ये आशा रहती थी कि टैलेंट में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि 2 नंबर से 4 नंबर से रिजल्ट रह जाता था, दुख होता था बड़ा। और आज ये आपके सामने सफल है। होप्स हो कि बहुत जल्द आपको ऐसी सक्सेस मिले और आप भी सफल होकर हमारे यहाँ पहुँचे। अभी पटवार का जो फाइनल सेमिनार होगा उस समय भी आप सभी के सामने उसको रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया जाएगा, जहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित होंगे। ये जो बच्चे सामने आपको देख रहे हैं, कल तक आप लोग भी सामने थे, आज आप लोग सिलेक्ट हो गए हो। इन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? ये भी आपके समान है, ये भी मेरे भाई हैं, आप लोग भी मेरे भाई हो। तो आपका ध्यान रखा, आप लोग सफल हो गए, अब इनका ध्यान रखना है। और इनको कौन सी ऐसी बात है जो डिमोटिवेट नहीं होना है और कैसे पढ़ाई करनी है, वो एक बार बता दीजिए आप। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि बस आप लगे रहो और पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है नौकरी निकालना। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है ज़रूर, पर आपको अंदर जब आप लगे रहते हो, कंटिन्यूटी रहती है आप में अंदर, तो आपके अपने आप फीलिंग होने आती है क्या इस बार अपना हो जाएगा। मिलेगी सर, बिल्कुल सर। अप्स डाउन के बिना लाइफ चलती नहीं है। बहुत बढ़िया, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो घबराए नहीं, डरे नहीं। ये उदाहरण आपके सामने है, सफल हो गए, सरकारी नौकरी इनकी लग चुकी है। फाइनली ये खुश है कि पहली सरकारी नौकरी मिल गई है। तो मैराथन्स वगैरह लास्ट में अपने यूट्यूब चैनल से कैसे क्या फायदेमंद रही आपके लिए? सर हाँ सर, मैराथन भी सर जब आप सिलेबस कर लेते हो सर, उसके बाद जब हफ्ता 10 दिन रह जाता है तो आप सर रिकॉल करने के लिए कि क्विक सिलेबस है, किताब तो रिवाइज हो नहीं पाएगी, तो आप मैराथन रन कर सकते हैं। ज्योग्राफी है, एक सब्जेक्ट की जो 12 घंटे की सर आपकी क्लासें आती थी, वो बहुत फ़ायदेमंद रहती थी। तो मेरा बस यही था कि आप लोगों को एक साथ पूरा सिलेबस निचोड़ बता दूं, तो वो मेरा वही प्रयास रहता था, आप लोगों के भी वो इतना ही काम आई थी।
तो इसी तरह जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही सफल होकर के आप लोग भी यहाँ आते रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।